हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बर्नौली थ्योरम। इसके डेरिवेशन को अच्छी तरह से सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसमें एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप होता है जिसका कि ये वाला क्रॉस सेक्शन बड़ा है और इस साइड वाला क्रॉस सेक्शन छोटा है। जो फ्लूइड होता है, आइडियल लिक्विड होता है, वो इस तरफ से एंटर करता है ए पार्ट से और बी पार्ट से ये बाहर निकलता है। और हमने इस सेक्शन की तरफ जो भी नेम है उन्हें 1 लगा के बताना है। कहने का मतलब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसे हमने A1 से डिनोट किया है, और जिस वेलोसिटी से लिक्विड एंटर कर रहा है उस वेलोसिटी को V1 से, और ये एक रेफरेंस लेवल मान लिया, और ये क्रॉस सेक्शन इस लेवल से जितनी भी हाइट पर है उस हाइट को H1। इसी तरह से जो B एंड है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A2, और जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर निकल रहा है उस वेलोसिटी को V2, और ये रेफरेंस लेवल से इसकी जो भी हाइट बन रही है उसे H2 से डिनोट किया गया है। ये थ्योरम हमें बताती है जब कोई आइडियल लिक्विड इस ट्यूब में से पास होता है तो इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन है कि सभी पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी होगी, जिसमें हम एनर्जी मानते हैं प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन सब का जो सम होगा वो इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा सभी पॉइंट पर। कहने का मतलब जो इस क्रॉस सेक्शन पर इसका एनर्जी का सम होगा वही इस क्रॉस सेक्शन पर होगा, और बीच वाला में अगर कोई पॉइंट देखें, हम कोई क्रॉस सेक्शन माने, वहां पर भी वह वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो मास ऑफ लिक्विड होता है, यानी कि किसी भी सेक्शन के, चाहे ये वाला सेक्शन हो, इसके बीच वाला हो या इस सेक्शन के, जो मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ द पाइप पर सेकेंड जो होगा वह कॉन्स्टेंट होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए इस ट्यूब में से जितना लिक्विड यहाँ पर एंटर करेगा, जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। ये तो है नहीं कि यहाँ से ज़्यादा एंटर करेगा वहाँ से कम निकलेगा। अगर हाँ, ये है कि यहाँ से जब वाटर निकलेगा, जब क्रॉस सेक्शन छोटा हो तो ज़्यादा स्पीड से निकलेगा जिस स्पीड से यहाँ पर एंटर कर रहा है। जैसे घरों में जो पानी की पाइप यूज होती है, अगर उसको जो क्रॉस सेक्शन को हम ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, पानी प्रेशर से बाहर निकलता है। और जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है उसका फॉर्मूला होता है A1 V1 डेंसिटी, यानी कि ये A1 V1 हमने ले लिया इसका, ये A1 यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 जिस वेलोसिटी से वाटर, जिस वेलोसिटी से जो आइडियल लिक्विड है वो एंटर कर रहा है, इक्वल होगा A2 V2, यानी कि ये वेलोसिटी V2 होगी, डेंसिटी इक्वल टू मास पर सेकंड, कितना वह पास कर रहा है। और जो लिक्विड इसमें से पास हो रहा है वो आपने याद रखना है, वह आइडियल लिक्विड है। आइडियल लिक्विड किसे बोलते हैं? जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि वो दबता ना हो। ये नहीं हो कि पानी यहाँ से हमने एंटर किया, वो आगे जाके उसके जो मोलिक्यूल है इकट्ठे हो गए, वो कंप्रेस हो गया, जिससे कि पानी बाहर कम निकल रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा। लिक्विड को यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल बनाया जाएगा। फ्रिक्शनलेस मानते हैं, जो आइडियल लिक्विड होता है वह फ्रिक्शनलेस होता है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब कि जिसकी ये एक स्ट्रीम है उसके ऊपर दूसरी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तीसरी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो जो लेयर है वो एक के ऊपर एक है, अलग अलग लेयर्स चल रही हैं एक दूसरे को, जो कि क्रॉस नहीं करते। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आपने याद रखनी है। हमने A1 V1, ये डेंसिटी का रो का साइन होता है, ये कुछ इस तरह से M। तो यहाँ से हम रो जो है कांस्टेंट है, तो A1 V1 इक्वल है A2 V2, यानी कि वेलोसिटी का साइन है V2, इक्वल M अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो, ये जो वैल्यू थी इसको हमने उधर सेंड कर दिया, तो A1 और V2 या A1 V1 तो इधर ही है, ये जो उधर जाएगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा। वो इस इक्वेशन को हम नेम दे लेंगे 1। अब हम बात करते हैं वर्क डन पर सेकेंड एट द एंड ए, लिक्विड पर। वर्क डन किस पर? लिक्विड पर। एट एंड ए और एट एंड बी कितना कितना हो रहा है दोनों पर। वर्क डन का अगर आपने को फॉर्मूला पता, आपने छोटी क्लासेस में किया, वो क्या होता था? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से वर्क टू का भी फार्मूला सेम ही हम लिखेंगे, क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला अगर प्रेशर के फार्मूले से ड्राइव करें, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसको कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का फार्मूला यहाँ पर क्या ड्राइव हमारे पास हो जाएगा? एरिया इधर आ गया, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो फोर्स है यहाँ पर हम लिखेंगे P1 मल्टीप्लाई A1 और S, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई सी
कितने मीटर पर सेकंड पास किया, कितने मीटर पर सेकंड पास किया, वो हमें वेलोसिटी बताती है, तो v1। इसी तरह से यहाँ पर p2 जो बी एंड की बात कर रहे हैं, बी एंड की a2 और v2 यानी कि ये वेलोसिटी को डिनोट किया जा रहा है। तो नेट वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी। तो हमने जो वर्क डन निकाले हैं दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। नेट मतलब कि यहाँ से कितना प्रेशर था और यहाँ से कितने प्रेशर से वाटर निकला। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से निकला होगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास किस तरह से लिखेंगे, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और V2। और इसमें हमने A1 V1 और A2 V2 की वैल्यू क्या निकाली थी, m/ρ यानी कि डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, P1 m अपॉन डेंसिटी माइनस P2 m अपॉन डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर सेकंड। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है उसकी पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये ज़्यादा हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी और इस पोर्शन पर इसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए हम माइनस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh। तो मास की तो दोनों तरफ सेम मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जितना इधर से एंटर होगा जितने मास का उतने मास का जो लिक्विड अब बाहर निकलता है। तो मास के साथ हम m1 या 2 नहीं लगा सकते। g तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, लेकिन हाँ हाइट अलग अलग है। यहाँ पर h2 हाइट है और वहाँ पर h1, तो हम लिखेंगे mg h2 माइनस mg h1। तो यहाँ पर याद रखना हमने h2 को पहले लिखा है, h1 को बाद में लिखा है। और अगर यहाँ से mg कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है h2 माइनस h1। नेक्स्ट हम करते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। पानी किस एंड से स्पीड से क्रॉस कर रहा है, इस एंड से। यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है लेकिन ये क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो जो स्पीड यहाँ पर रही होगी और यहाँ पर स्पीड इसकी उससे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन कम है। तो इसलिए V2 को पहले लिखेंगे फॉर्मूला लिखते समय हम। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv²। m मैंने बोला कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, और V2² माइनस 1/2 mv1 की स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 अगर हम m कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आता है, V2 की स्क्वायर माइनस V1 की स्क्वायर। तो ये हमारी होगी 3। तो इस तरह से हम 3 जो हैं ड्राइव की हैं, ये प्रेशर एनर्जी की क्वेश्चन, ये पोटेंशियल एनर्जी की, और ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की जो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन बताती है कि एनर्जी चेंज नहीं होती, तो जो प्रेशर एनर्जी होगी वो इक्वल होगी इन दोनों एनर्जी का टोटल। जो प्रेशर एनर्जी का होगी इक्वल टू होगी दोनों एनर्जी का टोटल होना चाहिए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, जो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी है वो सम होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। तो सबसे पहले ये प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे इक्वेशन 1 से, और इसके इक्वल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल करेंगे, जो कि इक्वेशन 2 से ये वाला फॉर्मूला और इक्वेशन 3 से ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर नेक्स्ट पेज पर उतारते हैं। अब हम इन ब्रैकेट्स को अगर सोल्ड करें तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनती है, तो ये हमने उतार लिया। अब इक्वल के सामने mgh2 माइनस mgh1 प्लस 1/2, ये 1/2 m, 1/2 यहाँ पर हमने लिखना है m, और ये V2 की स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 m V1 की स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 1 वाला P1 और ये P2 है, नहीं ये 1 वाला mgh1 और ये 1 वाला, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है 1 वाला, कि ये वाला पार्ट 1 वाला है
एक ये H1 वाला, एक ये, इन तीनों को एक तरफ और 2 वाले हम उधर सेंड कर देंगे। तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा mgh1, और इधर से ये वाला पार्ट प्लस 1/2 ये वाला mv1 की स्क्वायर, और उस तरफ सेंड कर देंगे 2 वाले पार्ट। जैसे ये चला गया P2 अपॉन, ये नीचे डेंसिटी का साइन है, ये P नहीं है, ये डेंसिटी का साइन कुछ P कुछ इस तरह का होता है, और M, और ये इधर 2 वाला पार्ट्स कौन सा है mgh2, और उसके बाद ये वाला पार्ट है 2 वाला 1/2 mv2 की स्क्वायर। अब इन सब में हम m कॉमन है, अगर m को डिलीट कर दिया जाए सब में से, तो P1 अपॉन ये रो का साइन, और यहाँ पर आएगा GH1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/2 V1 की स्क्वायर, और उधर P2 अपॉन ये रो का साइन है डेंसिटी का, और प्लस mg, और प्लस 1/2 और V2 की स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना है GH, m तो डिलीट किया, यहाँ पर आना था GH2। तो इस तरह से देखते हैं जो एंड ए के जो भी 1 वाले का कांस्टेंट का सम है, वो इस तरह से हम देखते हैं जो एंड ए में जो भी एनर्जी की वैल्यू का जो सम बना है, वो एंड बी पे जो भी एनर्जी के सम का टोटल दोनों के बीच में इक्वल है, यानी कि दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, जिसे आप 1 2 3 हटाकर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आती है वो हमेशा डिफरेंट पॉइंट पर कांस्टेंट आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।